गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान एमपी बोर्ड के बारे में, एमपी बोर्ड की अध्याय 8 के बारे में जानेंगे। अध्याय 8 का नाम है भारत के राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना। कि भारत में राष्ट्रीय जागृति कैसे हुई, मतलब भारत के लोग जागृत कैसे हुए और संगठित कैसे हुए, संगठन कैसे आया, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए हम पहला बिंदु है हमारा, भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण क्या थे। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्या, भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण क्या थे। तो इस पे हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है हमारा राजनीतिक कारण। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी अध्याय 7 में बताया था कि क्या राजनीतिक कारण थे जब हमारा 1857 में संग्राम हुआ था। उसके राजनीतिक कारण कुछ और थे, जैसे कि वेनेजली की सहायक संधि की नीति और हड़प की नीति, डलहौजी की जो थी, उसके कारण से राजनीतिक कारण उत्पन्न हुए थे। लेकिन इसके राष्ट्रीय जागृति में राजनीतिक कारण क्या हुए, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या हुआ था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति के समय पे भारत में संपूर्ण प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था। इंग्लैंड ने अपना शासन किसे दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन जब 1857 का संग्राम हो गया, ठीक है, संग्राम हुआ, जब भारतीयों ने उसका विरोध किया, लड़ाई लड़ी, तो इंग्लैंड से ही उनका सीधे से प्रशासन चालू कर दिया गया है ना। 1858 में एक अधिनियम पारित किया गया, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। उसके तहत अंग्रेज मतलब इंग्लैंड से सीधे भारत में शासन किया जाने लगा। ठीक है, शासन के पश्चात जो इंग्लैंड की महारानी थी, कौन, रानी विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया थी, उसने भारतीयों को आश्वासन दिया। भारतीयों को क्या दिया, अपने घोषणा पत्र जारी किया और उसने भारतीयों को आश्वासन दिया कि जो गलतियां पूर्व में की गई हैं, या फिर जो गलतियां पूर्व में की गई है, या फिर हड़प लेना, विलय कर लेना, शासकों के साथ असंपूर्ण व्यवहार करना, ये सब नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने ऐसे घोषणा पत्र में कहा, लेकिन उनकी घोषणाएं पूर्ण रूप से लागू ना हुई। ब्रिटिश सरकार उनका कोई भी पालन नहीं करती रही और अपने पूर्व रूप से ही वह चलती रही। अपने साम्राज्य को, ब्रिटिश सरकार अपने साम्राज्य को पूर्ण रूप से पूरे देश में फैलाने के लिए उन्होंने एक कानून लागू किया, एक व्यवस्था लागू की, जिससे कि वह समान व्यवस्था, समान कानून के तहत लोगों पे, भारतीय शासकों पे, भारतीय राजाओं पर, है ना, भारतीय लोगों पर, भारतीय जमींदारों पर, किसानों पर अपना शासन कर सके। लेकिन इसका उन पर उल्टा प्रभाव पड़ गया। उनको तो उन्होंने अपने प्रशासन को मौजूद करने के लिए ये सब किया कि एक न्याय व्यवस्था लागू की, एक कानून लागू किया, लेकिन जो भारतीय थे इस एकता के कारण, मतलब कि एक समान अधिकार, न्याय के कारण वो भी एक साथ क्या हो गए, एकजुट हो गए कि सभी जगह एक जैसा व्यवहार होने लगा, एक जैसा माहौल बनने लगा। तो उस कारण से भी क्या हुआ, सभी लोग भारतीय भी एक, भारतीयों के भी बीच में एकता बढ़ी और उसकी एकता का प्रोत्साहन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले टॉपिक राजनीतिक कारण के बारे में जाना कि क्या हमारा राजनीतिक कारण था। दूसरे टॉपिक पे हम आते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब क्या होता है, दोबारा से उसको जन्म लेना या जागना, या फिर जो सोई हुई क्रांति है, सोए हुए हमारे भाव है, उसको जागृत करना। तो किस प्रकार से धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण हुआ, भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण का एक बिंदु रहा, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब कहता है धार्मिक एवं सामाजिक जो कारण थे वो भी हमारी भारत की राष्ट्रीय जागृति का प्रमुख कारण हुआ। ठीक है, कैसे, पहले देखा जाता था कि 1857 के पूर्व भारतीयों के साथ सामाजिक और धार्मिक स्तर पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। लोगों को चोटी ना रखने देने की, टीका ना लगाने देने की, है ना, कई ऐसी प्रथाएं थी जिनका पालन करने से उनको रोका जाता था। ठीक है, लेकिन जब 1857 की क्रांति खत्म हो गई, उसके पश्चात
कई भारतीय ऐसे हुए जिन्होंने भारत के धार्मिक और सामाजिक स्तर को सुधार करने के लिए अपना योगदान दिया। ठीक है, उसमें से हम यदि जाने तो आप लोगों ने सुना होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम, राजा राम मोहन राय का नाम, स्वामी विवेकानंद जी का नाम, एनी बेसेंट का नाम। इन्होंने कई ऐसे थे जिन्होंने भारत में स्वधर्म को, स्वदेशी धर्म को और हमारे क्या कहते हैं उसको धार्मिक भावनाओं को, सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी में भी जो आंदोलन हुआ करते थे उनका मूल उद्देश्य भारत में धार्मिक और सामाजिक स्तर को बढ़ावा देने का हुआ करता था। जब भारत सामाजिक और धार्मिक स्तर से अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी उन्नति होगी, उसके जागृति का कारण बढ़ेगा। ठीक है, उसमें जो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस मिशन को लागू किया और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये संस्थापक हुए। ठीक है, और काफी लोग ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने और रामकृष्ण परमहंस मिशन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने किया था। उन्हीं की शिष्या हुई थी एनी बेसेंट। जब वो अमेरिका गए थे स्वामी विवेकानंद, तो वहां से उनको शिष्या मिली थी, तो उसका नाम था एनी बेसेंट। वो भारत आई और भारत में लेकर लोगों को स्वधर्म का प्रचार किया और लोगों की सामाजिक सेवा के भी किया था। इस प्रकार से भारत के लोगों में सामाजिक और धार्मिक स्तर में धीरे धीरे सुधार आया और लोगों में धर्म और समाज के प्रति जागृत होने की भावना का विकास हुआ। तीसरे टॉपिक पे आते हैं हम, पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारकों का प्रभाव। जैसा कि आप लोग को मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। उसका मूल उद्देश्य था कि पूरे भारत को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाए, मतलब ऐसे लोगों को दिया जाए जिससे कि अंग्रेजी शासन या ब्रिटिश शासन को जिससे फायदा हो सके। अपने फायदे के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया या प्रसार किया या फिर पढ़ाया, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ गया। कैसे? जब भारतीय अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित हो गए तब उनको ये पता लगने लगा कि हमको किस प्रकार से जो भी अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी उद्देश्य दिए जा रहे हैं या जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसका बारे में उनको पता चलने लगा। क्योंकि अंग्रेजी से व्यवहार करते, मतलब अंग्रेजी भाषा से ज्यादातर बोला करते थे, तो इस कारण से जब भारतीयों को भी अंग्रेजी का ज्ञान हो गया तो उनकी सभी योजनाओं से, उनकी जो गतिविधियां थी उनसे वो परिचित होने लगे, जिससे भी हमारी राष्ट्रीय जागृति आगे बढ़ी। तो इस प्रकार से हमारा ये पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं विचारकों का प्रभाव रहा। ठीक है, अब अगला टॉपिक है समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है, तो इससे भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा मिल गई, मतलब उनको अंग्रेजी शिक्षा को वो समझने लगे। तब जब कई यूरोपीय जैसे इटली, रोमानिया, ठीक है, जर्मनी, अन्य देशों में आंदोलन स्टार्ट हो गए। मतलब जब ब्रिटिश सरकार जहां अपनी सत्ता स्थापित की हुई थी उनके प्रति लोगों ने आंदोलन स्थापित कर दिया, आंदोलन करने लगे, है ना, अपने स्वतंत्र राज्य की मांग करने लगे। उससे प्रेरित होकर भारतीयों में भी यह भावना उठी कि हमें भी अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, है ना। उससे प्रेरित होकर उन्होंने भी अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया। यही था हमारे समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। ठीक, अब आते हैं पांचवें टॉपिक पे, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने अपनी सुविधा के लिए क्या किया, यातायात के साधन, रेल, ठीक है, रेल का विकास किया तथा जैसे संचार के लिए तार, डाक आदि का भी उन्होंने विकास किया,
जिससे कि वो आर्थिक रूप से भारतीयों का शोषण कर सके। जैसे मान लो इस स्थान से उनको दूसरे स्थान तक जाना है तो वो जल्दी पहुंच सके, है ना। इस कारण से भी उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास किया। लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। जब यातायात और संचार के साधन विकसित हो गए तो भारतीयों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सुविधा होने लगी। ठीक है, भारतीय रेल के माध्यम से अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने लगे तथा अपने सूचनाओं को डाक एवं तार के माध्यम से अपने अन्य साथियों तक पहुंचाने लगे, जिससे कि हमारा जो राष्ट्रीय जागृति आंदोलन हुआ करता था वो अप्रत्यक्ष रूप से, सामूहिक रूप से तो हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कर पाते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसको हम उस तक पहुंचा लेते थे, जिससे कि हमारे संगठन को ताकत मिलती थी। ठीक है, इस तरह से हम एक राजनीतिक सूत्र में बन जाते थे। ठीक है, जब एकता का राजनीतिक सूत्र बन गए, हमारे बीच एकता हो गई, संगठन आ गया, तो हम अपने देश की जागृति के लिए आगे आए। यही हमारा यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के कारण महत्व पता चलता है।